तो नमस्कार प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, पाठ 4 में वैदिक काल के अंतर्गत हमने आर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब इसी में आगे का टॉपिक है आपका वर्ण व्यवस्था, ठीक है? वर्ण व्यवस्था, आर्यों के आगमन के बाद वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से भारत में आई। देखिए, आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे। जो आर्य थे वो प्रारंभ में कैसे थे? 3 वर्णों में विभाजित थे, ठीक है? यानी 3 समूह में। तो वे थे राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यानी पहले वर्ण में कौन थे? राजा, दूसरे में थे पुरोहित और तीसरे में अन्य लोग, ठीक? अब यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था। व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? जो उनके कार्य होते हैं, ठीक है? किसी का कार्य कुछ है ना? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, किसी का व्यवसाय व्यापार करने का है ना? कोई पशु चराने का किसी का कार्य है ना? और किसी के मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य है। तो इस प्रकार से उनके कार्य के आधार पर क्या थे? इनका विभाजन था। चलिए, परंतु कठोर नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ? यज्ञ करवाते थे, जो लोग धीरे-धीरे यज्ञ करवाते थे, वे क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाने लगे। यानी ऐसे लोग जो यज्ञ आदि करवाते थे, वे कौन कहलाए? ब्राह्मण। और जो युद्ध करते थे, वे क्षत्रिय कहलाए और जो व्यापार करते थे, वे वैश्य कहलाए और बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, ठीक है? जिसमें युद्ध में हारे हुए लोग शामिल किए गए। और धीरे-धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। तो कहने का अर्थ यहाँ यह है कि सबसे पहले आर्यों के जो प्रारंभ हुआ, आर्यों के आगमन के समय, तो यह वर्ण व्यवस्था मात्र 3 भागों में थी, यानी राजा, पुरोहित और अन्य जन। फिर धीरे-धीरे यह 4 भागों में विभक्त हो गई और यह विभाजन 4 में हो गया। तो पहला था आपका ब्राह्मण, यानी यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण कहलाए और जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय और व्यापार करने वाले वैश्य और जो सेवा करने वाले वे कौन थे? शूद्र। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यह 4 वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर के वंश यानी पिता के कार्य के आधार पर हो गए। पहले क्या था? जो कार्य थे वो लोग क्या करते थे? अपनी रुचि के अनुसार कार्य किया करते थे। जिसकी जिस कार्य में रुचि है वह कार्य किया करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वह वंशानुगत हो गए, यानी जिसका पिता जो कार्य कर रहा है वह उसी वंश का माने जाने लगा, यानी उसी वर्ण का माना जाने लगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई युद्ध में भाग लेता है, कोई क्षत्रिय था उस समय, तो उसके घर संतान पैदा हो गई तो वह भी अब क्षत्रिय ही कही जाएगी, ठीक? तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था क्या हो गई? यह वंशानुगत हो गई। चलिए, अब आगे देखेंगे। ये वही है कि राजा को किस प्रकार से बलि देते थे, भेंट देते थे, ये उसका चित्र है। पहले आपने जो पढ़ा है, कल आपको समझाया था। अब देखते हैं खेती का महत्व। अब यहाँ खेती का महत्व बढ़ रहा है। पशुपालक आर्य अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों के लिए सिर्फ युद्ध से प्राप्त संपत्ति पर ही हमेशा निर्भर नहीं रह गए थे, अतः उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि पर ध्यान देना पड़ा। उन्हें क्या था? अब वो युद्ध पर ही निर्भर नहीं रह गए, ठीक है? अब उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में फैलने लगे। जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, जो गंगा यमुना नदी बहती थी, उस क्षेत्र में वे क्या है? फैलने लगी। हमने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ नदियाँ होती हैं वहाँ जन समुदाय अधिक होता है, वहाँ गांव बसे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के माध्यम से क्या होगा? वहाँ के जो क्षेत्र हैं धन धान्य से भरपूर रहते हैं, ठीक है? वहाँ पर क्या है? कृषि अधिक हो सकती है, पशुओं को अधिक चारा मिल सकता है। तो इसलिए ये लोग गंगा यमुना के क्षेत्र में फैलने लगे। अब इन्होंने क्या किया? आगे देखिए, लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य बना लिया। यानी जंगलों को इन्होंने काट दिया और खेती करने के लिए उस भूमि का प्रयोग किया।
पशुपालक आर्य पहले केवल जौ ही उगाते थे, ठीक है। जो पशु पालने वाले जो आर्य थे पहले केवल क्या उगाते थे, जौ उगाते थे, जौ, ठीक है, जो अनाज था जौ, और उनको अधिक ज्ञान उसका और भी चीज़ों का नहीं था। अब इन नदियों के किनारे वे गेहूँ, धान, दाल, तिलहन भी उगाने लगे, ठीक है। चलिए, अब उनके लिए खेती क्या हो गई, प्रमुख हो गई। अब उनके लिए क्या हो गया, खेती जो थी प्रमुख हो गई। खेती के साथ साथ वे पशु भी पालते रहे और धीरे धीरे वे आत्मनिर्भर होने लगे और अन्य कौशलों के विकास का समय उन्हें मिलने लगा। अब वे क्या करने लगे, खेती के साथ साथ क्या हुआ, वे पशु भी पालने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, युद्ध पर निर्भर न होकर के वे आत्मनिर्भर हो गए, यानी स्वयं अपने वह भोजन उगाने लगे और अपनी दैनिक जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वह पूर्ण करने लगे। चलिए, अब क्या हुआ, और भी नए नए कौशल वो जानने लगे, है ना, नए नए चीज़ों को बनाने लगे, जिससे वो धातु कर्म, बढ़ईगिरी, हस्तशिल्प, चमड़े का काम, आभूषण, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने लगे, जिससे उनका व्यापार भी बढ़ने लगा, ठीक है। और वे इन सभी चीज़ों को क्या करने लगे, बनाने लगे, है ना। धातु से संबंधित चीज़ें जैसे बर्तन है, बढ़ईगिरी, बढ़ई से संबंधित चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई और अपने क्या है व्यापार को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की, ठीक है। आर्यों के समय की आश्रम व्यवस्था क्या थी। चलिए देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था, है ना। यहाँ ध्यान रहे, देखो वर्ण भी 4 थे और यहाँ जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो अवस्था थी वो 4 अवस्थाएं थीं। पहली अवस्था थी ब्रह्मचर्य की, ठीक है। इसमें क्या होता था कि इसमें जब बालक होता था, बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था, ठीक है, वो क्या करेगा, आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। तो यह अवस्था उसकी क्या कहलाती थी, ब्रह्मचर्य। दूसरी अवस्था थी गृहस्थ, ठीक है। तो गृहस्थ में क्या होता है, यह वह अवस्था थी जिसमें पारिवारिक जीवन से संबंधित रहती है, ठीक है। वह अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, परिवार के साथ रहेगा। तो पहली थी ब्रह्मचर्य, दूसरी थी गृहस्थ, तीसरी और चौथी अवस्थाएं वानप्रस्थ और सन्यास की थी। यानी जब व्यक्ति अपने गृहस्थ से, ठीक है, निवृत्त हो जाएगा, अपने सभी कार्य कर लेगा, अपने संतान की शादी विवाह आदि कर देगा, जब वृद्ध हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वन के लिए चला जाएगा, यानी वन जा सकता है, वानप्रस्थ यानी वन के लिए प्रस्थान। फिर अंत में सन्यास, और वह सन्यास भी ले सकता है, जिसमें देखिए वानप्रस्थ के लिए जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। इस प्रकार से अंत में क्या है, सन्यास के माध्यम से वह क्या करेगा, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। पहला आश्रम क्या था इसमें, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास, ठीक है। अब आगे देखिए, महिलाएं घर में ही रहकर घरेलू कार्यों, संगीत व नृत्य की शिक्षा प्राप्त करती थी। महिलाएं क्या करती थी, घर में रहकर घरेलू कार्य और संगीत और नृत्य की शिक्षा लिया करती थी। यद्यपि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं थी, किंतु घर में उनको उचित सम्मान एवं आदर प्राप्त था, ठीक है। तो उन्हें उस समय बाहर जाने की मनाही थी, लेकिन फिर भी उनको क्या था, घर में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। अब युद्ध के बाद सभा, ठीक है, तो इसे आप समझ लेंगे, यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, जानने के लिए है। देखिए यहाँ कि महाकाव्य रचना, रामायण और महाभारत 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, ठीक है। रामायण और महाभारत कैसे हैं, 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई थी और इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। रामायण में क्या है, भगवान राम के जीवन चरित्र के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर, है ना, रामलीलाओं का आयोजन होता रहता है। ऐसे ही
महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। किसने की थी? महाभारत की रचना जो की गई है वह वेद व्यास जी द्वारा की गई है। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरव तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। ठीक है, यानी महाभारत में कौरवों और पांडवों की जो है कथा दी गई है। आगे देखेंगे, इस समय से लोह युग की शुरुआत हो गई थी। जब हम पाषाण काल पढ़ रहे थे आपने जाना था कि उस समय लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सबसे पहली धातु क्या थी? तांबा। तांबा की जानकारी थी। लेकिन इस समय यानी वैदिक काल में क्या हुआ? लोहे की लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई। लोहे की यानी शुरुआत हो गई, लोह युग की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि अब अस्त्र शस्त्र लोहे के बनने लगे थे। वैदिक कालीन संस्कृति भारतीय संस्कृति का आधार बनी, जिसका प्रभाव समाज, धर्म और कला पर आज भी है। ठीक है, जो वैदिक काल की जो संस्कृति थी, ठीक है, भारतीय संस्कृति का क्या बन गई? आधार बन गई। उसे ही आज भी माना जाता है। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। यानी वैदिक काल से पूर्व क्या थी? जो लिपि थी, जो लिखने की जो कला थी, लोगों को अक्षरों का अधिक ज्ञान नहीं था। यानी अक्षरों का ज्ञान नहीं था, वो चित्रों के माध्यम से क्या करते थे? अपनी बातों को समझाते थे। ठीक है, आगे देखिए, अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। ध्वनि के आधार पर क्या हुआ? अक्षर बनने लगे और अक्षरों को मिलाकर के शब्द और शब्दों को मिलाकर के वाक्यों का निर्माण होने लगा। ठीक है, शब्दों को मिलाकर क्या हुआ? वाक्यों का निर्माण होने लगा। राजा, पुरोहित, राजमंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और योद्धा भी था। ठीक है, राजा क्या था? पुरोहित, राजमंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और योद्धा भी था। वेतन सोने चांदी, अन्न, वस्त्र, पशुधन के रूप में दिया जाता था। जो वेतन दिया जाता था तो वो सोना चांदी भी दिया जाता था, अन्न दिया जाता था, वस्त्र दिए जाते थे, पशु दिए जाते थे, तो ये सारी चीज़ें दी जाती थी। ठीक है, यानी उस समय कोई मुद्रा नहीं थी। मुद्रा मतलब जैसे आज हम रुपए पैसे से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, तो उस प्रकार से वहाँ उस समय तक रुपए नाम की ऐसी कोई मुद्रा नहीं थी। ठीक है, तो लोग क्या करते थे? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। ठीक, अब देखिए अंत में आपके यहाँ कुछ शब्दावली दी है, इसको समझ लेंगे। अधन्या, ठीक है, अधन्या कहा गया है जिसका वध न किया जाए। अधन्या का अर्थ क्या होता है? जिसका वध न किया जाए, उसको अधन्या बोलते हैं। तो वैदिक काल में यानी वेदों में किसको अधन्या बोला गया है? अगर प्रश्न आए तो इसके लिए हम कहेंगे गाय को क्या बोला गया है? अधन्या बोला गया है, यानी न मारने योग्य, जिसका वध न किया जाए, तो वो क्या है? गाय। ठीक, आगे देखेंगे दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, यानी दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है वो कहलाता है दोआब। हमने क्या पढ़ा था इसमें? गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, आगे वंशानुगत। वंशानुगत का क्या अर्थ है? पिता के बाद पुत्र को प्राप्त होने वाले अधिकार, यानी एक वंश से दूसरे वंश में जाने वाले, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले अधिकार, तो ये वंशानुगत अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, सभी भैया बहनों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कल आपको इसकी अभ्यास कार्य जो है आपको पूर्ण करा दिया जाएगा, ध्यान से समझेंगे।